चलिए बेटा अब हम बात करते हैं हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम पढ़ रहे थे उसके एक और स्टेप की। एक बारी मैं आपको रिकॉल करती हूँ कि हम क्या कर रहे हैं, हम इस वाले लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं। बेटा देखो हम पढ़ रहे थे स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। अगर हमको जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी है, बायोटेक्नोलॉजी परफॉर्म करना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करनी है, अपना कोई फॉरेन जीन प्रोडक्ट कहीं पर बनाना है किसी होस्ट सेल में, तो हमको कौन कौन से स्टेप फॉलो करने होते हैं। आइसोलेट किया, सीजर से कट किया, उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से अपना टुकड़ा अलग किया, पीसीआर परफॉर्म करने की ज़रूरत है तो वो की, फिर उनको जोड़ के आरडीएनए बनाया। आरडीएनए बना के हमने क्या किया था बेटा, अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को किसी होस्ट सेल में पहुंचाया था। किसी होस्ट सेल में पहुंचा के क्या किया था, ट्रांसफॉर्मेशन किया था। ये स्टेप हमने पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। अब हमको क्या करना है बेटा, ट्रांसफॉर्म्ड सेल को अलग करना है। देखो यहाँ पर एक बार फिर से याद करो, ये सब करने के बाद जब हमने ये आरडीएनए बनाया, आरडीएनए बना के हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन करी, मतलब अपने होस्ट सेल में अपने आरडीएनए को पहुंचा दिया था। बट पॉसिबिलिटीज और भी हैं कि कोई ऐसी होस्ट सेल हो जिसमें कुछ नहीं पहुंचा, कोई ऐसी होस्ट सेल हो जिसमें बेटा वेक्टर सीधा पहुंच गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला वेक्टर आया ही नहीं, और एक ये वाला हो गया। तो हमको इनमें से इसको सेलेक्ट करना होगा। यही वाला स्टेप हम पढ़ने वाले हैं, जिसको मैं आपको एनसीईआरटी का ट्रांसफॉर्मेशन जो मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो एनसीईआरटी से पढ़ाते हुए आगे कंटिन्यू कर रही हूँ, ठीक है। चल तो बेटा हमने स्टेप नंबर 6 में पूरा पढ़ लिया ट्रांसफॉर्मेशन। ये मैंने आपको डिटेल्ड बता दिया है कैसे करते हैं। इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल और ऑर्गेनिज्म। जो भी आपने होस्ट सेल, इट कैन बी अ बैक्टीरियल सेल, इट कैन बी अ प्लांट सेल, इट कैन बी एन एनिमल सेल, ये जो भी सेल है या ऑर्गेनिज्म है, आपने उसमें अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए पहुंचाया, मतलब जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लस वेक्टर डीएनए। तो आपने एक व्हीकल का इस्तेमाल किया, उसमें अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट बिठाया, मिला के आपने इसको लाइगेट करके आरडीएनए बनाया। अब इस आरडीएनए को आपने होस्ट में पहुंचाया, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लाइगेटेड डीएनए। बेटा ये जो आरडीएनए, इसको ही आप क्या बोलेंगे, लाइगेटेड डीएनए बोलेंगे। जो आपने यहाँ पर बेटा, आपने यहाँ पर ये जो बनाया है, इस वाले स्टेप में ही लिख लो, लाइगेशन करके आपने आरडीएनए बना दिया। तो लाइगेट करके जो डीएनए बनाया उसी को आप क्या कह सकते हैं बेटा, लाइगेटेड डीएनए कह सकते हैं। तो ये आपने लाइगेटेड डीएनए तैयार किया, ठीक है। तो इंट्रोड्यूसिंग द लाइगेटेड डीएनए इनटू रेसिपिएंट सेल्स। रेसिपिएंट सेल बेटा यानी कि होस्ट सेल, जो भी आपकी होस्ट सेल है वो रेसिपिएंट सेल होगी। रेसिपिएंट सेल्स आफ्टर मेकिंग देम कॉम्पिटेंट, याद करिए हीट शॉक मेथड में हमने पहले बैक्टीरियल सेल को कॉम्पिटेंट बनाया टू रिसीव टेकअप डीएनए प्रेजेंट इन इट्स सराउंडिंग। तो उसके आसपास जो भी डीएनए होगा उसको टेकअप कर लेते हैं। दिस कैन बी आरडीएनए और दिस कैन बी जीन ऑफ इंटरेस्ट। सो इफ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए bearing gene for resistance to an antibiotic ampicillin is transferred into E. coli cell, the host cell become transformed into ampicillin resistant cell। अब ये क्या कह रहे हैं, एक सिंपल सी बात कह रहे हैं कि भाई ये वाला एग्जांपल देखो क्या कह रहे हैं। एक E. coli की सेल है, ये E. coli है सादा सा, ठीक है। अब तुमने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन करके एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसमें एक जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा हुआ है, एंड दिस जीन ऑफ इंटरेस्ट इज फॉर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। बेटा ये एक जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर है, समझ लो। ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को आपने किस में बिठा दिया, आपने बिठा दिया वेक्टर में। ये हो गया मान लो कि वेक्टर, ठीक है। ये वेक्टर डीएनए है, इसमें आपने जो जीन जोड़ा है वो किस चीज़ का जीन है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। मतलब ये जीन जिसके पास भी होगा उस पर हम एम्पिसिलिन यानी एम्पिसिलिन बेटा एक एंटीबायोटिक होता है, एंटीबायोटिक। तो तुम उस सेल के ऊपर वो एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन डालोगे तो वो सेल रेजिस्ट करेगी कि ये एंटीबायोटिक, ये एम्पिसिलिन मुझे मार नहीं सकता है। अगर मान लो मैं एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट हूँ, मतलब एम्पिसिलिन से मेरा कुछ भी नहीं होगा, एम्पिसिलिन को मैं रेजिस्ट कर सकती हूँ, मैं एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट हूँ, ठीक है। तो वैसे ई कोलाई है, ई कोलाई में हमने क्या किया, इसको पहुंचा दिया। हमने ई कोलाई में बेटा ई कोलाई में इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, ई कोलाई को ट्रांसफॉर्म कर दिया। ट्रांसफॉर्मेशन से हमने क्या किया, ई कोलाई
जो कि होस्ट है, जो कि बेटा रेसिपिएंट सेल है, ये सब हम सीख चुके हैं, सिर्फ एनसीईआरटी आपको डिकोड करा रही हूँ। ई कोलाई इस वक्त आपने क्या लिया, होस्ट या रेसिपिएंट सेल लिया। इसको पहले आपने क्या किया, कॉम्पिटेंट बनाया। याद करिए कैसे बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हीट शॉक मेथड में हमने पढ़ा था कि हम CaCl2 जैसे किसी डाइवेलेंट कैटायंस को ट्रीट करते हैं, उसके बाद ये कॉम्पिटेंट हो जाती है। अब ये सेल कॉम्पिटेंट हो गई, अब हम इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करा देंगे। ट्रांसफॉर्मेशन करने से होगा क्या बेटा, ये वेक्टर डीएनए हमारे पसंदीदा जीन ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पर लेके आ जाएगा। तो अब ये rDNA इसमें आ गया, ये क्या है, ये है rDNA। दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज rDNA, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और ऑल्सो कॉल्ड एज लाइगेटेड डीएनए। लाइगेटेड डीएनए बोल लो या rDNA बोल लो, ये इसमें आ गया। अब जो ई कोलाई है, अब ये जो नया ई कोलाई है बेटा, इसके पास किसका जीन है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट। नाउ दिस ई कोलाई इज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट। अब एम्पिसिलिन गिराओगे ना तुम इस ई कोलाई पे, इसको मारने के लिए, एम्पिसिलिन से एंटीबायोटिक से मारने के लिए, तो ये एम्पिसिलिन को रेजिस्ट कर लेगा और जिंदा रहेगा। अब पढ़ो ये लाइन, इफ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बियरिंग अ जीन फॉर रेजिस्टेंस टू एन एंटीबायोटिक, फॉर एग्जांपल एम्पिसिलिन, अगर एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए जिसमें एम्पिसिलिन जैसे किसी एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंट जीन है इस ट्रांसफर्ड इनटू ई कोलाई, हमने ट्रांसफर करा, द होस्ट सेल यानी कि ई कोलाई, होस्ट यहाँ पे किसको बोल रहे हैं बेटा, ई कोलाई को कह रहे हैं, द होस्ट सेल यानी ई कोलाई सेल बिकम ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेल। अब ये वाली सेल क्या हो गई है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट सेल हो गई है ई कोलाई, ठीक है, यही लिखा हुआ है। If we spread the transformed cell on agar plates containing ampicillin, अब आप क्या करो, इस एक अगार प्लेट लो, इसमें न्यूट्रिएंट मीडियम डालो और प्लस इसमें एम्पिसिलिन भी डाल दो, आप एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक भी डाल दो और उसमें इस सेल को ग्रो कराओ जिसके अंदर एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंट जीन भी है, तो ये मरेगा नहीं, ठीक है। इफ वी स्प्रेड द ट्रांसफॉर्म्ड सेल, पहले वाली सेल ने, ये ट्रांसफॉर्म्ड सेल को अगर आपने अगार प्लेट पे जिसमें अगार है कंटेनिंग एम्पिसिलिन भी है, ओनली ट्रांसफॉर्मेंट्स विल ग्रो, जो सेल ट्रांसफॉर्म हुई होगी वो ग्रो करेगी, जो सेल के अंदर कुछ भी नहीं गया होगा वो इसमें मर जाएगी बेटा, जो सेल के अंदर कुछ भी नहीं होगा वो मर जाएगी, जिस सेल में ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन गया होगा वो ग्रो करेगी, ठीक है। अनट्रांसफॉर्म्ड रेसिपिएंट सेल्स विल डाई, अनट्रांसफॉर्म्ड जो होंगी जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई होगी, जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं आया होगा, वो मर जाएंगी। Since due to ampicillin resistant gene, one is able to select a transformed cell in the presence of ampicillin. तो हम बेसिकली कर क्या रहे बेटा, एनसीईआरटी आपको ट्रांसफॉर्मेशन बताकर यहीं पर आपको स्टेप नंबर 7 की बात बता रही है। स्टेप नंबर 7 जो हमको नेक्स्ट पढ़ना है, स्टेप नंबर 7 इज सिलेक्शन। सिलेक्शन करना है, किसका सिलेक्शन करना है, अ ट्रांसफॉर्म्ड सेल इन द प्रेजेंस ऑफ एम्पिसिलिन, ठीक है। तो आप ट्रांसफॉर्म्ड सेल को अनट्रांसफॉर्म्ड सेल से अलग कर सकते हैं। फिर से पढ़िए, ओनली द ट्रांसफॉर्मेंट्स विल ग्रो, अनट्रांसफॉर्म्ड सेल्स विल डाई, सिंस ड्यू टू एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, सिर्फ इस एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन की वजह से हम क्या कर पाए हैं, हम सेलेक्ट कर पाए ट्रांसफॉर्म्ड सेल को इन द प्रेजेंस ऑफ एम्पिसिलिन। यहाँ पर हमने एम्पिसिलिन डाला, फिर हमने देखा कौन ग्रो कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, जो ग्रो कर रहा है मतलब वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है, जो नहीं ग्रो कर रहा है मतलब वो ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है। द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इन दिस केस इज कॉल्ड अ सेलेक्टेबल मार्कर। तो सिलेक्शन करने के लिए आपने जिस मार्कर का इस्तेमाल किया, जैसे एम्पिसिलिन का इस्तेमाल किया, तो उसको आप क्या बोलेंगे बेटा, सेलेक्टेबल मार्कर बोलेंगे। ये एंड वाला जितना भी पार्ट लिखा हुआ है ये स्टेप नंबर 7 के लिए लिखा हुआ है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ की अभी टेंशन मत लो, अब हम इसको शुरू कर रहे हैं। वी आर राइटिंग हियर स्टेप नंबर 7, स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 6 में हमने क्या किया, ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया, ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम बात करें स्टेप नंबर 7। स्टेप नंबर 7 होता है बेटा सिलेक्शन, सेलेक्ट करना। किसको सेलेक्ट करना, ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट सेल from non-transformants and non-recombinants। देखो अब ये जो लिखा है इसको समझते हैं पहले। आपके पास बेटा 3 कंडीशन है, अपने पास 3 कंडीशन है। आपके पास ये होस्ट सेल है,
दूसरी होस्ट सेल है, तीसरी होस्ट सेल है। कंडीशन नंबर ए, कंडीशन नंबर बी, कंडीशन नंबर सी। हो सकता है ए सेल में ट्रांसफॉर्मेशन हुई ही नहीं, मतलब इसमें वेक्टर डीएनए गया ही नहीं, ना वेक्टर डीएनए गया, ना वेक्टर डीएनए प्लस जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला लाइगेटेड आरडीएनए गया, कुछ भी नहीं गया। तो हम इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुई ही नहीं, इसको क्या बोलेंगे? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। हम इसको क्या बोलेंगे बेटा? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। चलो ठीक है। दूसरी कंडीशन है बेटा कि इसमें वेक्टर डीएनए तो गया, पर ऐसा वेक्टर डीएनए गया जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं लग पाया था, क्योंकि ये सब हम नेकेड आई से तो देख नहीं पा रहे क्या हो रहा है। हम सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करने में कुछ सेल्स होंगी जिसमें सही काम हो रहा है, कुछ में नहीं हो रहा है, तो जो हमको सेल चाहिए आगे हम उसको चूज करेंगे। एक कंडीशन है कि वेक्टर डीएनए गया बेटा, और वेक्टर डीएनए में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा हुआ है, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट, कोई अलग कलर ले लेते हैं, जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा हुआ है। ये तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके पास। हो सकता है ना आपने वेक्टर डीएनए को कट किया हो, फिर डीएनए लाइगेज से ये खुद ही आपस में चिपक गया हो, तो ये रहा वेक्टर डीएनए, और एक जिसमें वेक्टर डीएनए में जीन ऑफ इंटरेस्ट चिपका हुआ हो। यानी कि हुआ क्या, एक में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई, इन दोनों में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, बाहर से डीएनए आया है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि टेक अप डीएनए प्रेजेंट इन इट्स सराउंडिंग, जो भी डीएनए उसके सराउंडिंग में होगा उसको टेकअप कर लेगा। तो हो सकता है इसने यही डीएनए टेकअप कर लिया और ट्रांसफॉर्म हो गया हो, पर हमारे हिसाब के सेल से ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ है। तो ये दोनों ही क्या कहलाएंगे बेटा? ट्रांसफॉर्मेंट। ये ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स हैं दोनों, ट्रांसफॉर्म्ड, ये दोनों ही ट्रांसफॉर्म्ड है, सही है। लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हुआ है? सीधा बस वेक्टर डीएनए आया, पर इसमें आरडीएनए आया है, तो आप इस वाले को क्या बोलोगे? नॉन रिकॉम्बिनेंट। ट्रांसफॉर्म तो हुई है पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए से नहीं हुई है। और इस वाले को क्या बोलोगे बेटा? इस वाले को बोलोगे रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म्ड भी हुई है, रिकॉम्बिनेंट भी हुई है। तो सबसे पहले आप क्या करो, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को ट्रांसफॉर्मेंट से अलग करो, तो आपको ये मिलेगा। फिर इसमें क्या करो, नॉन रिकॉम्बिनेंट को रिकॉम्बिनेंट से अलग करो, फिर आप सी को चूज करोगे जो कि रिकॉम्बिनेंट भी है, ट्रांसफॉर्म्ड भी है। तो आपको सेलेक्ट करना है ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट सेल को। किससे? पहले नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग करो, और फिर ट्रांसफॉर्म में नॉन रिकॉम्बिनेंट वाले से रिकॉम्बिनेंट वाले को अलग करो। जो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है वो तो नॉन रिकॉम्बिनेंट है ही, जिसमें कुछ आया ही नहीं, उसमें आरडीएनए तो कहाँ से ही आएगा? जिसमें कुछ भी नहीं आया उसमें आरडीएनए तो नहीं आएगा। तो अगर नॉन ट्रांसफॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हुई बेटा, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो नहीं आएगा, तो नॉन रिकॉम्बिनेंट ही होगा। बट ये क्या है? ट्रांसफॉर्म नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये हो गया ट्रांसफॉर्मेंट रिकॉम्बिनेंट। तो आपको इसे चूज करना है, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा ऐसे लिख देती हूँ, ट्रांसफॉर्म्ड, और ये भी ट्रांसफॉर्म, बस अलग अलग लिख रही हूँ बेटा, ठीक है। ये भी ट्रांसफॉर्म, पर ये वाली क्या हो जाएगी? नॉन रिकॉम्बिनेंट। और ये वाली क्या हो जाएगी? रिकॉम्बिनेंट। और हमें क्या चूज करना है? सी वाली को, इसको हमें सेलेक्ट करना है जो कि ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है। अब पहली बात तो ये हो गई कि हमें करना क्या है, हमें किस में से किसको अलग करना है, तो हम ऐसा कर लेंगे। अब हम ये करेंगे कैसे? हाउ विल वी डू दिस? हम वैसे तो ये टूल्स में अच्छे से पढ़ चुके हैं क्लोनिंग वेक्टर्स में, फिर भी देखिए इसके लिए हमको रिक्वायर्ड होगा बेटा, हमको रिक्वायर्ड होगा सेलेक्टेबल मार्कर्स। हमको कुछ मार्कर्स की ज़रूरत होगी जिसकी हेल्प से हम सिलेक्शन करेंगे। सेलेक्टेबल मार्कर हमको जो पढ़ने हैं वो दो है। एक हमको पढ़ना है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का एज सेलेक्टेबल मार्कर यूज़ करेंगे, यानी हम देखेंगे किसी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है तो हम पता करेंगे उसकी हेल्प से, उस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के होने या नहीं होने के हेल्प से हम पता करेंगे कि हमारी सेल ट्रांसफॉर्म हुई या नहीं हुई है। और दूसरा हम करेंगे बेटा एक कलर सिलेक्शन।
LAC-Z जीन की हेल्प से, LAC-Z जीन की हेल्प से, ठीक है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन की हेल्प से हम जो सिलेक्शन करते हैं उसको कहते हैं बेटा एंटीबायोटिक सिलेक्शन। और LAC-Z आपको पढ़ाया था मैंने कि LAC-Z से बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनता है जो कि एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट की प्रेजेंस में कलर देता है। तो हम इससे करेंगे कलर सिलेक्शन। तो दो तरह के सिलेक्शन पढ़ने हैं हमको, एक हम पढ़ेंगे एंटीबायोटिक सिलेक्शन, एक हम पढ़ेंगे कलर सिलेक्शन। एंटीबायोटिक सिलेक्शन फॉर एग्जांपल हम पढ़ेंगे PBR 322 में, PBR 322 प्लाज्मिड वेक्टर, हम PBR 322 प्लाज्मिड वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे जिस वेक्टर के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता है, उससे हम एंटीबायोटिक सिलेक्शन करेंगे। एंड फॉर एग्जांपल हम PUC18 या PUC8 प्लाज्मिड वेक्टर का इस्तेमाल करके, जो कि आर्टिफिशियल होता है, इस प्लाज्मिड वेक्टर का इस्तेमाल करके कलर सिलेक्शन करेंगे, ब्लू वाइट सिलेक्शन, ब्लू वाइट सिलेक्शन LAC-Z जीन के काम के हिसाब से, ठीक है। ये आप थोड़ा रिकॉल कर पा रहे होंगे, हमने टूल्स में वेक्टर में भी पढ़ा था। तो मैं पहला आपको बता रही हूँ अब एंटीबायोटिक सिलेक्शन कैसे करेंगे, ये कर रहे हैं एंटीबायोटिक सिलेक्शन, ठीक है। ये किस चीज़ से होगा बेटा, यूजिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, यूजिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन as selectable marker, as selectable marker. For example, in PBR 322 दो सेलेक्टेबल मार्कर होते हैं। सेलेक्टेबल मार्कर का हम इस्तेमाल करते हैं इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन दो होते हैं। एक होता है बेटा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन और एक होता है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। तो ये दो जीन होते हैं, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर याद भी होगा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट। मैं आपको एक बार डायग्राम भी दिखा देती हूँ और उस डायग्राम से बता देती हूँ। ये देखो, याद करो, ये रहा बेटा आपका PBR 322। PBR 322 के स्ट्रक्चर में हमने किया था क्लोनिंग वेक्टर में कि एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन होता है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन होता है। तो ये पूरा क्या है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, ये पूरा क्या है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। अब आपको सिलेक्शन प्रोसेस के लिए क्या करना पड़ेगा, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट में देखो PVU1 और PST1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की रिकॉग्निशन साइट है, और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में BAMH1 और SAL1 मॉलिक्यूलर सीजर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। अब आप एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन का इस्तेमाल करके PBR 322 में कैसे सिलेक्शन प्रोसेस करेंगे, हम वो कर रहे हैं, ठीक है। मान लो मैं आपको यहीं पर समझाती हूँ ये काम हम कैसे करेंगे। आपके पास तीन कंडीशन है बेटा, एक कंडीशन तो हो गई कुछ भी नहीं आया, एक कंडीशन हो गई सीधा ये प्लाज्मिड वेक्टर उठ के आ गया, और एक कंडीशन हो गई एक ऐसा प्लाज्मिड वेक्टर आया, एक ऐसा प्लाज्मिड वेक्टर आया जिसमें हम ले रहे हैं कि हमने PBR 322 में लेट्स से हम SAL1 का इस्तेमाल कर रहे हैं, SAL1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट कर दिया है इसको। उस वजह से होगा क्या बेटा, यहाँ पर कट लग जाएगा, यहाँ पर कट लग जाएगा, ठीक है। जहाँ कट लगेगा याद करो वहीं तो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट एंटर कर जाएगा, ठीक है। जहाँ कट लगेगा वहीं आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट एंटर कर जाएगा। तो देखो इसमें क्या हुआ, इसमें तो ये रहा एम्पिसिलिन सही सलामत, ये रहा टेट्रासाइक्लिन सही सलामत, यानी इस वाली सेल में दोनों रेजिस्टेंस देखे जाएंगे इस वाली होस्ट सेल में, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने अभी किया था कि जो रेसिपिएंट सेल होती है, होस्ट सेल होती है, उसमें जब ट्रांसफॉर्मेशन होकर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है तो वो सेल में वो सारे कैरेक्टर आ जाएंगे, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो ठीक वैसे यहाँ पर भी तो देखो, यहाँ पर क्या इसमें कुछ भी नहीं आया, ठीक है, ये नॉर्मल सेल है। एक सेल ले रहे हैं हम जिसमें एक ऐसा वेक्टर आया जिसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस भी है,
और एक ऐसा वेक्टर जिसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस भी है। और एक कंडीशन ले रहे हैं जिसमें एम्पिसिलिन तो सही सलामत है बेटा, यहाँ पर देखो इधर वाला एम्पिसिलिन तो सही सलामत है, ये एम्पिसिलिन तो सही सलामत है, पर टेट्रासाइक्लिन को आपने सेल 1 से कट करके यहाँ जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया है, तो यहाँ पर तो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, सही है। जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर एंटर करने की वजह से इसका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन बेकार हो चुका है। इस वाले रिकॉम्बिनेंट, ये आरडीएनए है बेटा, ये क्या है आरडीएनए। आरडीएनए में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट तो सही सलामत है, पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस अब काम नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पर हमने कट कर दिया और कट करने की वजह से वो जीन खराब हो गया और वहाँ जीन ऑफ इंटरेस्ट पहुँचा दिया, ठीक है। जबकि ये नॉर्मल वेक्टर डीएनए है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं है, नॉर्मल वेक्टर डीएनए से ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। इसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस भी सही सलामत है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस भी सही सलामत है। और ये वाली सेल नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन ही नहीं हुई, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल है, तो इसमें एम्पिसिलिन भी नहीं आया और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन भी नहीं आया क्योंकि वेक्टर ही नहीं आया। वेक्टर ही नहीं आया तो ना एम्पिसिलिन आएगा ना टेट्रासाइक्लिन आएगा। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अगार की प्लेट लेंगे, ठीक है। हम सिलेक्शन कर रहे हैं बेटा, हमको ये सब दिखाई नहीं दे रहा है, बस हमको पता है कि ये 3 पॉसिबिलिटी होंगी। हमने एक अगार की प्लेट ली, इसमें हमने अगार रख दिया, ठीक है। अब सबसे पहले आप इसमें क्या करो, फर्स्ट स्टेप में अगार के साथ एम्पिसिलिन ऐड कर दो। अगार के साथ बेटा एम्पिसिलिन ऐड कर दो। एम्पिसिलिन क्या है, एक एंटीबायोटिक है जो सेल को मारेगा, बैक्टीरियल सेल को, ठीक है। तो आप एम्पिसिलिन डाला आपने, अब आपने क्या किया, देखो ये वाली कंडीशन ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। होगा क्या, जब आप अगार में सारी कॉलोनीज को रखेंगे तो आपको पता तो है नहीं किसमें क्या है, जहाँ जहाँ पर ये वाली सेल होगी, जहाँ जहाँ पर ये वाली सेल होगी इसकी डेथ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी बेटा, एम्पिसिलिन डाला आपने और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन इसके पास है ही नहीं। ए वाली बैक्टीरिया के पास एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक से बचने के लिए एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन ही नहीं है, तो ए नहीं सरवाइव करेगा। जहाँ जहाँ पर बी रखा होगा वहाँ वहाँ पर कॉलोनी अगले दिन आप देखोगे बढ़ गई है। जहाँ कॉलोनी बढ़ जाएगी आप समझ जाएंगे इसके पास, आप समझ जाएंगे कि इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन था, तभी तो एम्पिसिलिन में जिंदा रहा। जहाँ जहाँ पर सी की कॉलोनी होगी बेटा, वो भी अगले दिन कॉलोनी बहुत बढ़ जाएगी क्योंकि इसके पास भी एम्पिसिलिन तो सही सलामत है। पर आपको ये पता नहीं चलेगा, आप तो कॉलोनीज रख के चले गए, अगले दिन आए आपने देखा यहाँ पर कॉलोनी नहीं बढ़ी, यहाँ पर और यहाँ पर कॉलोनी बढ़ी हुई है, पर आपको ये नहीं पता है कि ये दोनों में से कौन सा बी है कौन सा सी, आपको तो ये वाला चूज करना है। तो ये आइदर बी या सी हो सकता है, ये आइदर बी या सी कंडीशन हो सकती है, ए कंडीशन नहीं हो सकती है। तो अब आपने आगे क्या किया, अब आपको आगे पता करना है कि हुआ क्या। तो आप सेकेंड स्टेज में क्या करेंगे, सेकेंड स्टेज में देखो क्या करेंगे, आप इसमें अगार के साथ अब डालिए टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन डाला, अब क्या करो, इस वाली कॉलोनी में से थोड़े से बैक्टीरिया लेके आओ, यहाँ रख दो। इस वाली कॉलोनी में से थोड़े से बैक्टीरिया लेके आओ, यहाँ रख दो, ठीक है। अब तुम अगले दिन आए, तुमने देखा ये वाली कॉलोनी ग्रो नहीं करी, पर ये वाली कॉलोनी खूब ग्रो कर गई है, ये वाली कॉलोनी खूब ग्रो कर गई है, ठीक है। सॉरी, आप दोनों में रख के गए। अब आपको नहीं पता है कौन सा बी है कौन सा सी, आपको कौन सा सेलेक्ट करना है। अब देखो टेट्रासाइक्लिन, इसको तो लोगे ही नहीं तुम, जो एम्पिसिलिन में ही मर गया मतलब वो नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है, तो ये नॉन ट्रांसफॉर्म्ड अलग हो गई। अब हम ट्रांसफॉर्म्ड में से नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट को अलग करेंगे। आप टेट्रासाइक्लिन डालोगे बेटा तो इसके पास टेट्रासाइक्लिन सही सलामत है, तो ये वाली जो कॉलोनी है ये बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएगी अगले दिन, आप देखोगे, क्योंकि ये टेट्रासाइक्लिन से भी खुद को बचा सकती है। इसके पास टेट्रासाइक्लिन को रेजिस्ट करने वाला जीन है, बट टेट्रासाइक्लिन को रेजिस्ट करने वाला जीन इसमें नहीं है, यानी कि यही वो है जिसमें एम्पिसिलिन तो है पर टेट्रासाइक्लिन नहीं है। मतलब मॉलिक्यूलर सीजर ने कट किया और वहां पर जीन ऑफ इंटरेस्ट लग गया और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है।
तो जो कॉलोनी ग्रो नहीं करी बेटा, उससे आपको पता चल गया ये सी है, और जो ग्रो कर गई उससे आपको पता चल गया ये बी कंडीशन है। तो तुम बोलोगे मैम ये तो ग्रो ही नहीं करी यहाँ पे, ठीक है ग्रो नहीं करी, पर आपने लेबल कर रखा है कि आपने इसको यहाँ से उठाया था, अब ये आपके मन की सेल है। आप लेबलिंग करते हैं वो जो पेट्री टिश्यू होती है उसके नीचे कि मैं यहाँ पर जो कॉलोनी रख रहा हूँ वो इस जगह से रख रहा हूँ, यहाँ पर जो कॉलोनी रख रहा हूँ वो इस जगह से रख रहा हूँ। तो जो अगले दिन ग्रो नहीं करी उसकी पिछली वाली जो पेट्री डिश होगी उसमें मेंशन होगा, जैसे यहाँ पर आपने मान लो सी लेबल किया है तो यहाँ पर सी लेबल है। सी वाला जो ग्रो नहीं किया आपकी अगली पेट्री डिश में, पिछली पेट्री डिश से आप वही सी वाला वहाँ से कॉलोनी उठा लेंगे और लेके चले जाएंगे सिलेक्शन के बाद कहाँ पे, बायो रिएक्टर्स में बेटा, नेक्स्ट स्टेप के लिए कि यही वो सेल है जो मुझे चाहिए, जो ट्रांसफॉर्म्ड है, जो एम्पिसिलिन में जिंदा रही, और और रिकॉम्बिनेंट है जो टेट्रासाइक्लिन में मर गई, क्योंकि हमने टेट्रासाइक्लिन को कट किया है यहाँ पे सेल 1 से। इस तरह से आपने क्या किया, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो वेक्टर के पास है, प्लाज्मिड के पास है, PBR322 के पास है, उसका यूज करके आपने इसमें क्या किया, एंटीबायोटिक सिलेक्शन किया आपने, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का सेलेक्टेबल मार्कर की तरह इस्तेमाल किया। PBR322 में हमको सेलेक्टेबल मार्कर मिलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, दैट इज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट एंड एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट। इस जीन का इस्तेमाल करके हमने यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस किया है, और सिलेक्शन प्रोसेस में हमको कौन सी सेल चूज करनी है, जो एम्पिसिलिन में जिंदा थी पर टेट्रासाइक्लिन में मर गई, यानी कि ट्रांसफॉर्म्ड है और रिकॉम्बिनेंट है, हमने इस वाले सेल को चूज किया और हम बायोरिएक्टर में नेक्स्ट स्टेप पे लेके चले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से करते हैं बेटा हम आपका एंटीबायोटिक सिलेक्शन, जो कि एक सिलेक्शन प्रोसेस में आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं, एक हो गया आपका एंटीबायोटिक सिलेक्शन। इसी तरह से सेकेंड होता है बेटा आपका, सेकेंड होता है कलर सिलेक्शन। कलर के बेसिस पे आप सिलेक्शन करते हैं, कलर कौन से, ब्लू और वाइट। ये फॉर एग्जांपल हम किस में कर सकते हैं, पक 18 में। पक 18 का आपको स्ट्रक्चर याद होगा। यहाँ पर बेटा इसमें ऑलरेडी एक ऐसा जीन होता है, ऑलरेडी ये एक जीन होता है, याद करो, जो कि लैक-जी जीन होता है। लैक-जी जीन आराम से क्या बनाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। गैलेक्टोरोनेज मत बोल देना, वो एप्लीकेशन में आएगा। ये गैलेक्टोसाइडेज है। गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम क्या करता है, एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, क्रोमा मतलब कलर, जेनिक मतलब सबस्ट्रेट जनरेट करना, तो एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट जो कि कलर जनरेट करता है, उसको कलर देता है। ये कौन सा कलर देता है, ब्लू कलर देता है। ठीक है, ये तो नॉर्मली होता है कि लैक-जी जीन है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बनेगा, और ये एंजाइम क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, एक्स गाल नाम है इसका, एक्स गाल एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट है। अगर हम वो डालेंगे इसमें, वो इसके ऊपर डालेंगे, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा, इसको ब्लू कलर देगा। ये नॉर्मली होता है। ठीक है, अब हम इसका इस्तेमाल करके कैसे सिलेक्शन करेंगे वो देखिए, इसका इस्तेमाल करके कैसे सिलेक्शन करेंगे। देखो इसका इस्तेमाल करके कैसे सिलेक्शन करेंगे। आपने एक कंडीशन ली बेटा, आपको क्या करना है, कलर सिलेक्शन, और फिर से वही 3 कंडीशन है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, इसको पक 18 में लैक-जी जीन में कोई भी आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ले लो, लेट्स से यहाँ पे इको R1 का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का रिकॉग्निशन साइट है, आपने इसको इससे ट्रीट कर दिया, आपने इसको इससे कट कर दिया, इको R1 से कट किया, तो होगा क्या, ये ऐसे ओपन हो जाएगा लैक-जी जीन, और अब लैक-जी जीन खराब हो गया है। ठीक है, लैक-जी जीन खराब हो गया और आपने वहाँ पर क्या डाल दिया, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल के rDNA तैयार कर दिया, rDNA तैयार कर दिया। और तो और बेटा इसमें यहाँ पर इस जगह पर दूसरा कलर ले लेते हैं, इस जगह पर
एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पर होता है बेटा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन हो गया, ये लैगजी जीन हो गया। लैगजी अपना ये काम करता है। लैगजी में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के मॉलिक्यूलर सीजर्स के रिकॉग्निशन साइट है, तो आपने कोई एक इस्तेमाल किया और वहाँ पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, और ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन आपने एज इट इज़ छोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ पर आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया, जिसकी वजह से एक rDNA तैयार हो गया। चलो ठीक है। अब 3 कंडीशन है फिर से। अब फिर से बेटा 3 कंडीशन है अपने पास। एक कंडीशन है कुछ भी नहीं आया, एक कंडीशन है जिसमें एक ऐसा वेक्टर आया जिसमें एम्पिसिलिन सही सलामत है और जिसमें ये लैग-जी भी सही सलामत है। मान लो मैं लैग-जी को भी कोई कलर दे देती हूँ, ब्लू कलर दे देती हूँ, लैग-जी ये रहा, ठीक है। तो इसमें लैग-जी भी सही सलामत है। और तीसरी कंडीशन आई बेटा, तीसरी कंडीशन आई जिसमें एक ऐसा वेक्टर एंटर किया है जिसमें ये तो ठीक है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन तो सही है, पर लैग-जी जीन टूट गया है और यहाँ पर जीन ऑफ इंटरेस्ट लग गया है, ठीक है। ये एंटर कर गया, ठीक है, rDNA एंटर कर गया। अब आपको ये वाली सेल चूज करनी है, ठीक है। अब आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आपने लैग-जी जीन का इस्तेमाल किया जो ओरिजिनली ये काम करता है। पक 18 में आपने लैग-जी जीन का इस्तेमाल किया है। कलर सिलेक्शन के बेसिस पर आप सिलेक्शन करना चाहते हैं ट्रांसफॉर्म्ड रिकॉम्बिनेंट सेल का। फिर से वही 3 कंडीशन है, इसमें बस आपने कट कहाँ पर लगाया है? लैग-जी जीन में, ठीक है। लैग-जी जीन को आपने खराब किया। बेटा जब हम किसी को ऐसे, ये लैग-जी जीन है, ये वाला लैग-जी जीन है, हमने इसमें इको R1 की साइट थी और उससे डाइजेस्ट कर दिया। तो बेसिकली आपने किया क्या? लैग-जी जीन में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर दिया, है ना, जिसकी वजह से क्या हुआ? लैग-जी जीन इनएक्टिवेट हो गया। लैग-जी जीन क्या हुआ? इनएक्टिवेट हो गया। इस चीज को कहते हैं बेटा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ध्यान देना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल मतलब इंसर्शन ऑफ व्हाट? इंसर्शन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। जहां पर जीन ऑफ इंटरेस्ट जिस जीन में एंटर करेगा वो इनएक्टिवेट हो जाएगी। तो इनएक्टिवेशन ऑफ जीन इन विच जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंसर्टेड। सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूं बेटा, ये सिंपल सी बात है। जीन ऑफ इंटरेस्ट जिस जीन में इंसर्ट होगा वो जीन इनएक्टिवेट हो जाएगा उसके इंसर्ट होने की वजह से, इसीलिए इसको इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कहते हैं। तो बेसिकली इस rDNA में हुआ क्या है? लैग-जी का इनएक्टिवेशन हो गया है। लैग-जी का इनएक्टिवेशन हो गया है। अगर लैग-जी इनएक्टिवेट हो गया है rDNA में तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा। बीटा गैलेक्टोसाइडेज अगर मान लो इसको हम नहीं बनाएं तो ये भी नहीं बनेगा। बेटा ये नहीं बनेगा तो क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट में कलर नहीं आएगा। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट एक्सगाल आप डालेंगे तो ब्लू कलर नहीं आएगा, ये वाइट ही रह जाएगा। मैं 2 कलर से 2 कंडीशन लिख रही हूँ यहाँ पे, ये वाइट ही रह जाएगा। लैग-जी है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, एक्सगाल डालोगे ब्लू कलर आएगा। लेकिन लैग-जी को अगर आपने इनएक्टिवेट कर दिया, उसमें कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा के rDNA बना के, लाइगेटेड DNA बना के, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा और एक्सगाल डालने पर ब्लू कलर नहीं आएगा, वाइट ही कलर रह जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर कंडीशन, सबसे पहले क्या करो, एक पेट्री डिश लो, ठीक, इस पेट्री डिश में अगार डालो, ठीक। चलो कंडीशन नंबर A, कंडीशन नंबर B, कंडीशन नंबर C। सबसे पहले इसमें क्या ऐड कर दो? एम्पिसिलिन। सबसे पहले इसमें ऐड करो एम्पिसिलिन। इस पूरी कटोरी में, इस पूरी पेट्री डिश में हमने क्या डाल रखा है? एम्पिसिलिन। भाई एम्पिसिलिन की प्रेजेंस में इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो ये तो डेड, इट डाइज, ठीक है। एम्पिसिलिन की प्रेजेंस में बी वाला जिंदा रहेगा। यहाँ पर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है तो बी के पास एम्पिसिलिन डाला है हमने, तो क्या हुआ? बी के पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है, ये जिंदा रहेगा, ठीक है, लाइक, ठीक है।
सी के पास भी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है, सी के पास एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंट जीन है, तो तुम एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक डालोगे तो ये इसको रेजिस्ट कर सकता है, इसीलिए इट ऑल्सो लिव्स। ठीक है, तो आपने क्या किया, नॉन ट्रांसफॉर्म को ट्रांसफॉर्म्ड से अलग कर दिया, इसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, इसमें भी हुई है। अब इन दोनों को अलग करना है, इन दोनों को अलग करना है, तो आप नेक्स्ट क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, नेक्स्ट आप क्या करेंगे, अब इसमें फायदा क्या है, कलर सिलेक्शन एंटीबायोटिक सिलेक्शन से अच्छा कैसे, आपको इसमें पेट्री डिश बदलने की जरूरत नहीं है, ये लेस टाइम टेकिंग होता है, लेसर टाइम में रिजल्ट देता है, एडवांटेजियस ओवर एंटीबायोटिक सिलेक्शन, एडवांटेजियस ओवर एंटीबायोटिक सिलेक्शन, ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि कम टाइम में, कम टीडियस, लेसर टाइम, लेसर टीडियस प्रोसेस है, ये कम आपको टायर्ड करेगा, क्यों, क्योंकि अब आपको कटोरी चेंज करने की, पेट्री डिश चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, दोबारा से अगार डाल के उसमें टेट्रासाइक्लिन डालने की ज़रूरत नहीं। अब आप क्या करो, इसी में सेलेक्ट, आपने देखा ये कॉलोनी ग्रो नहीं करी, ये वाली ग्रो करी, ये वाली ग्रो करी, जो जो ग्रो करी उसी के ऊपर एक्स गाल वाला सबस्ट्रेट डाल दो और देखो कलर आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस सिंपल, एक ही बार में काम हो जाएगा। तो आपने इसमें भी एक्स गाल सबस्ट्रेट लगाया और इसमें भी एक्स गाल सबस्ट्रेट डाला, इसके ऊपर भी एक्स गाल और इसके ऊपर भी एक्स गाल डाला। जब आप दोनों पे एक्स गाल सबस्ट्रेट डालेंगे तो आप ही बताइए, एक्स गाल, अब देखिए यहाँ पर लैक्जी जीन सही सलामत है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, एक्स गाल डालेंगे तो ब्लू कलर आएगा, सही, तो इसमें तुमको एक्स गाल डालने पर ब्लू कलर मिला। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, लैक्जी जीन तो इनएक्टिवेट हो चुका है, जीन ऑफ इंटरेस्ट एंटर कर चुका है, ये आरडीएनए है, आरडीएनए है मतलब इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो चुकी है, तो लैक्जी सही सलामत नहीं है, लैक्जी नहीं है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं है तो एक्स गाल डालोगे तो ब्लू कलर नहीं आएगा, मतलब एक्स गाल डालने पर क्या रह गया, वाइट कलर रह गया, वाइट कलर रह गया यहाँ पर। तो इससे क्या हुआ, जहां पर आपने, अब आपको चाहिए ये वाला, ब्लू वाला नहीं चाहिए, आपको ये वाला चाहिए जो कि ट्रांसफॉर्म्ड भी है, एम्पिसिलिन में जिंदा था और रिकॉम्बिनेंट भी है, मतलब वाइट कलर दिया, तो आपने एक्स गाल लगाया, एक्स गाल डालने पर जहां ब्लू कलर आया उसको मत छेड़िए, जहां पे ब्लू कलर नहीं आया, एम्पिसिलिन में जिंदा था पर ब्लू कलर नहीं आया, उस कॉलोनी को उठाओ और बायोरिएक्टर में लेके चले जाओ कि भाई यही मेरी सेलेक्टेड सेल है, मुझे इसी में प्रोडक्ट बनाना है। इस तरह से करते हैं हम PUC18 में ब्लू व्हाइट सिलेक्शन, कलर सिलेक्शन, लैक्जी जीन में इंसर्शनल एक्टिवेशन करके आरडीएनए बना के अपनी एक ही बार में लेस टाइडियस प्रोसेस की हेल्प से, एंटीबायोटिक से बेटर एक प्रोसेस का यूज करके हम क्या करते हैं, इसमें अपनी ट्रांसफॉर्म रिकॉम्बिनेंट सेल को सेलेक्ट करके और लेके बायोरिएक्टर में नेक्स्ट स्टेप के लिए, स्टेप नंबर 8 के लिए चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से होता है बेटा आपका दो तरह का सिलेक्शन। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। दिस इज स्टेप नंबर 7, दैट इज सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म रिकॉम्बिनेंट सेल। ट्रांसफॉर्म को नॉन ट्रांसफॉर्म से अलग करो, फिर ट्रांसफॉर्म में नॉन रिकॉम्बिनेंट से रिकॉम्बिनेंट को अलग करो। ये आप दो एग्जाम्पल पढ़ रहे हो, एंटीबायोटिक सिलेक्शन, कलर सिलेक्शन। किसकी हेल्प से, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन एज सेलेक्टेबल मार्कर एंड लैक्जी जीन एज सेलेक्टेबल मार्कर, इसका इस्तेमाल करके आप ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आते हैं। लैक्जी में आपने स्ट्रक्चर पढ़ा है, जितने भी उसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, किसी का भी नाम दिया तो आप सेम फॉलो करेंगे। तो क्वेश्चन में दिया होता है बेटा कि आपको कंडीशन दी हुई होती है, आप इस सीजर का इस्तेमाल करें, तो आपको प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर याद होगा, उसका सीजर देखिए कहाँ पे कट करा है, उसके हिसाब से फॉलो करिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस वाले में ही अगर आपको क्वेश्चन में आता PST1 का इस्तेमाल किया, मतलब ये वाला खराब हुआ है, इधर जीन ऑफ इंटरेस्ट जाएगा, तो टेट्रासाइक्लिन का आप यूज पहले करेंगे और एम्पिसिलिन का यूज बाद में करेंगे। ठीक है, सेम अप्लाई करके देखिएगा आप इससे PST1 से इसी कॉन्सेप्ट को, तो आपको पहले पर ये अपोजिट करना पड़ेगा एंटीबायोटिक को। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट बेटा स्टेप नंबर 7, दैट इज आपका सिलेक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। सिलेक्शन के बाद अब बायोरिएक्टर में प्रोडक्ट बनाने के बाद हम करेंगे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। थैंक यू सो मच।